बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। और आज हम इस आइट्रा के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं रिगार्डिंग वन हॉट एंड बर्निंग एस्पेक्ट मूविंग ऑल अराउंड ऑल अक्रॉस द नेशन एंड ग्लोब राइट नाउ कि जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट ग्रॉस पेमेंट पे लगेगा या नेट पेमेंट पे लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, नोटिफिकेशन आती है, प्रेस रिलीज आती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एंड फॉर दिस बेटर डिस्कशन, फॉर दिस हॉट एंड फेवरेट टॉपिक, वी हैव आवर हॉट एंड फेवरेट एक्सपर्ट भावेश मित्तल जी। भावेश मित्तल जी, भावेश भैया के लिए ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी एस्पेक्ट में प्रोविजन के अंदर से कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकालना हो, एक अलग डायमेंशन क्रिएट करना हो या एक अलग थॉट प्रोसेस क्रिएट करना हो फॉर दी बेटर क्लैरिटी, तो भावेश भैया उसके लिए फेमस हैं पूरे भारत देश में। दूसरी चीज एक और ऐड करना चाहूंगा, कॉइन के दो हिस्से होते हैं, जीएसटी के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन भावेश भैया इज अ सिनोनिम, मैं कहूंगा एक पर्यायवाची है जो एक सिक्के के हजारों पहलू क्रिएट करके हमें यह समझाते हैं कि जीएसटी इज अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, हैव टू बी रीथिंक, हैव टू बी रीथॉट, हैव टू बी रिविजिटेड। आज इस वीडियो में आई कैन अश्योर एवरीवन कि आज इस पर्सपेक्टिव को लेकर कि इंटरेस्ट नेट है या ग्रॉस, इंटरेस्ट कितनी अमाउंट पे लगता है, क्या करना है, क्या लीगल वैलिडिटी है, सारी चीजों को पिन टू पिन डिस्कस करते हुए लिंक करके एक लिंकिंग पिन से ब्रिज बना देंगे भावेश भैया। सो आई वेलकम यू भावेश भैया। थैंक यू सो मच नव्या भैया। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ बड़प्पन है, अदरवाइज मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ। जो सीखा है आप लोगों से ही सीखा है। सो स्टार्ट करते हैं भैया विद टुडेज टॉपिक, एंड आई वुड लाइक कि आप उसमें अपने वैल्यूएबल इनपुट्स हर एस्पेक्ट पे दो। बिल्कुल भावेश भैया, आज एक वीडियो की खासियत होगी जो सब व्यूअर देखेंगे कि कहीं पर भी जो भावेश कह दे या नव्या कह दे वो नहीं होता, जो हमारे लोग हम सबसे पूछ रहे हैं वो जो कहेंगे और जो इसका मत निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, वही आज का फाइनल हमारा कंक्लूजन होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टुडेज डिस्कशन। सो ये भैया ने एक टॉपिक रखा है, द बैटल ऑफ इंटरेस्ट। तो आज की डेट में बैटल ऑफ इंटरेस्ट ही है, ये तो बैटल जंग ही चल रही है हमारी कि ग्रॉस होगा या नेट होगा। क्यों? क्योंकि मैं ग्रॉस नेट से ज्यादा भावेश भैया ये कहूंगा बैटल तो ये चल रही है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। सबसे बड़ी बैटल तो आज ये चल रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा ग्रॉस नेट तो मुझे फंडामेंटली लग रहा था नेट होना चाहिए, बट अगर आपने बोल दिया भैया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ये प्रोस्पेक्टिव है, तो मेरे लिए जंग आधी रह गई। क्यों? क्योंकि आधी जंग तो मैं हार गया, 3 साल के लिए तो मैं ग्रॉस के अंदर ही फंस गया भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप भैया, मैं आपसे कुछ एक दो, आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जब ये सोचा कि ग्रॉस होगा या नेट होगा, जब डे 1 से जीएसटी आया था, तब हमारा थॉट और विजन क्या होता था भैया? कि आपने जैसे अभी स्क्रीन पे खोल रखा है हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे भैया पहले। बिल्कुल भैया। जी भैया। डॉक्यूमेंट वाज इशूड इन February 2019, जहां पे टैक्स पेयर्स जो डिपार्टमेंट वाले हैं उनको ये सजेस्ट किया गया था बाय द ऑनरेबल बोर्ड कि आप जो रिकवरी करो वो ग्रॉस अमाउंट पे करो। तब ना ही ये सर्कुलर था, ना ही अमेंडमेंट की डेट को नोटिफाई किया गया था। जस्ट ये एक डॉक्यूमेंट थी जिसके बेसिस पे बोला था द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 आर वेरी क्लियर। ध्यान दीजिएगा नव्या भैया, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 आर वेरी क्लियर कि जो इंटरेस्ट है वो 3B में लेटेस्ट से मैं 100 रुपए डिक्लेयर कर रहा हूँ और आईटीसी 50 रुपए डिक्लेयर कर रहा हूँ और 3B को 3 दिन लेट फाइल कर रहा हूँ, तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो 100 रुपए पे होगा। दे आर सेइंग द प्रोविजंस आर वेरी क्लियर via this document and they are advising the field formation to go for recovery as per this very clear section 50। तो क्या भावेश भैया मैं इसमें गलत तो नहीं हूं ये कहने में कि ये जो इंटरनल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट था, बिल्कुल ये इंटरनल पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट था भावेश भैया, मुझे बताइएगा मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये आपको और मुझे माइट भी बाइंडिंग ना हो, बट ये इंटरनली डिपार्टमेंट को सर्कुलेट करके पॉलिसी मैटर से ये गाइड किया गया था, उनको एक राह दिखाई गई थी कि सेक्शन 50 जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि इंटरेस्ट ग्रॉस पे लगेगा। क्या भावेश भैया इसमें मैं ये कहूं कि एक थोड़ा सा हैरेसमेंट का मेरे को एक एस्पेक्ट, एक थोड़ी सी ज्वाला दिखती है अपने अंदर कि भाई
मेरा अगर लेटर से 1 करोड़ रुपए है और मैं एक दिन भी भूल गया रिटर्न फाइल करना, तो भाई साहब आप मेरे से एक पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर लेट फी तो लेते ही हो, साथ ही साथ मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर 90 लाख रुपए पड़ा है तो मैं 10 लाख रुपए पे नहीं, सीधा का सीधा 1 करोड़ पे मैं इंटरेस्ट दूंगा। 1 करोड़ रुपए पे 18% के हिसाब से 50 के अंदर इंटरेस्ट दूं सेक्शन 50 में। क्या मेरे पे डबल मार नहीं है भैया? भैया ये मार लोगों को पड़ी। दे वर रिसीविंग नोटिसेस अंडर स्क्रूटनी वाले जो सेक प्रोविजन है उसके तहत उनको नोटिस आते थे, देन सडनली उनको नोटिस में ही बोल दिया जाता था कि आपके ऊपर रिकवरी प्रोविजन लगाए जाएंगे फॉर इंटरेस्ट अगर आपने दिन में जमा नहीं किया तो। सो दीज नोटिसेस वर बीइंग इशूड आफ्टर दिस पॉलिसी डिसीजंस एंड पॉलिसी सर्कुलर्स जो फील्ड फॉर्मेशन को आए। वो भी बेचारे क्या करे जब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ऐसे आ रहे थे। तो एक बात और हाईलाइट करूंगा भैया। जी भैया, सेक्शन 50 के प्रोविजन को वो पॉलिसी मैटर में बोल रहे हैं, वेरी क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, द इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 शैल बी कैलकुलेटेड इन अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। ये क्लियर प्रोविजन का आज तक कोई रूल आया ही नहीं। एंड द केस लॉ हैव कोटेड बीसी श्रीनिवासा शेट्टी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता तो लेवी भी फेल हो जाती है। So undoubtedly there is a provision for interest, but the mechanism is not yet prescribed under the law. छोटी सी बात भावेश भैया, छोटी सी भावेश भैया बात, सेक्शन 75 मेरे लिए इंटरेस्ट को ऑटोमेटिक भी तो कहता है कि नहीं कहता कि इंटरेस्ट लग जाएगा। आप ये कह रहे हो कि हाँ रिकवरी का मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब नहीं हुआ, मेरा कैलकुलेशन का मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब नहीं हुआ मेरा, लेकिन ऑटोमेटिक एप्लीकेशन का कहीं ना कहीं एक प्रोविजन था। मैं कहूंगा मेरी कड़ी आज भी टूटी हुई है भावेश भैया, आप यही कहना चाह रहे हो? भैया इस पे एक झारखंड हाईकोर्ट का बहुत प्यारा जजमेंट आया था। वहां पर उन्होंने बोला था ऑल्दो सेक्शन 75 इनेबल्स द ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन 50, वो एक्चुअल है इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट तब कैलकुलेट होगा जब there was a very clear cut provision कि इंटरेस्ट आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट देयर शुड बी अ मैकेनिज्म फॉर कैलकुलेशन। यस, मैं वही कह रहा हूं भैया, वो जो झारखंड हाईकोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट किया था भावेश भैया, वो कड़ी टूटी हुई है, आपने ये आज हाईलाइट कर दिया, वो कड़ी टूटी हुई है भैया। कैलकुलेशन कैसे होगी ये तो बता दो, बिल्कुल ग्रॉस पे होगी या नेट होगी, ये मैनर तो प्रिस्क्राइब करना था। बिल्कुल, ये बताया भी है उन्होंने, पर बोर्ड ने नहीं बताया, ये हमारी जीएसटी काउंसिल ने बताया, जो कि 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उन्होंने इन प्रिंसिपल बोल दिया। भैया भावेश भैया, आपने जीएसटी काउंसिल का नाम लिया है, जीएसटी काउंसिल भैया हमारे लिए आज सर्वोपरि है, आज वो भगवान है हमारे लिए जीएसटी के अंदर। भैया जीएसटी काउंसिल की रेलेवेंस आपने बोला है, मैं इसलिए 1 मिनट बोल रहा हूँ इस पे। जीएसटी काउंसिल की रेलेवेंस, सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चेयर्ड होता है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। भैया इससे बड़ी बात तो इस पूरे देश में कहीं नहीं है कि हर जगह के फाइनेंस के लोग टूट पड़े हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर, उनको जगह मिली है, और भैया वो जो डिसाइड करते हैं दैट इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट फॉर अस। प्रेस रिलीज भैया वो हमें गाइड करती है कि भाई ये चीज हमने मिलके, भैया मैं बहुत हैरान था जब हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल की वोटिंग मैकेनिज्म। भैया इट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक, वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। मतलब अगर काउंसिल ने कुछ डिसाइड किया है, आंख बंद करके मान लो वो सही होगा, पर क्या वो सही एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा? इनफैक्ट भैया जीएसटी लॉ में भी हर जगह ये बात लिखी है कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मींस द लॉ इटसेल्फ एक्सेप्टिंग द काउंसिल एज इट्स प्रिंसिपल बॉडी टू मेक रिकमेंडेशन। तो उन्होंने 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कैटेगरिकली बोल दिया था 2018 में, जब वो इश्यूज आने चालू हुए थे कि भाई कैश पोर्शन पे हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे, तब भी आज हम 2020 में बैठे हैं, स्टिल ये चीज रिजॉल्व नहीं हुई थी, जो कि कल जाके हुई है टेंटेटिव रिजॉल्व, आएंगे उस पे। भैया ये जो काउंसिल की रिकमेंडेशन थी, इसको देखते हुए जो अपना फाइनेंस एक्ट आया था 2019 का, वहां पे उन्होंने सेक्शन 50 में एक प्रोविजन इंसर्ट किया। अब प्रोविजन में ये लिखा था कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैश पोर्शन पे लगेगा, यानी कि आपके वाले एग्जांपल में जो 10 लाख में पे नहीं करा हूं, यानी कि जो आउटपुट लायबिलिटी माइनस इनपुट है
वो जो 10 लाख का डिलेड पेमेंट हो रहा है, मुझे सिर्फ उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है। ये अमेंडमेंट करके फाइनेंस एक्ट में उन्होंने सेक्शन 50 का प्रोविजन बना दिया। और ये जो अलीड मोटर्स का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला है कि कोई चीज अगर ऑब्वियस ओमिशन है, कोई चीज गलती से छूट गई, उस गलती को सुधारने के लिए कोई प्रोविजन बनाया जाता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। इन्होंने इन्होंने इस जजमेंट को इग्नोर करते हुए इसकी डेट को भी नोटिफाई नहीं किया आज तक, जो कि कल परसों में हुई है। भावेश भैया यहीं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। बिल्कुल आपने भैया। एलाइड मोटर का केस लाकर एक चमक मेरी आंखों में भी क्रिएट कर दिया आज कि एक रे ऑफ होप तो है, एक रे ऑफ होप तो बिल्कुल है। पर भैया मेरे को एक चीज अभी भी समझ नहीं आई आपकी अभी और मेरी और कॉन्वर्सेशन में। मैं आज भी एक चीज में कंफ्यूज हूँ और 100% व्यूअर्स भी कंफ्यूज होंगे उस चीज को लेकर कि भैया आपने बोला प्रोवाइजो ऐड करा बजट ने, बिल्कुल भैया आज भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड के ऊपर तो गवर्नमेंट ने एनलाइटन नहीं किया ना नहीं किया भैया, नहीं भैया। किया। आज भी एक लूप होल ओपन रह गया। आज आप प्रोवाइजो तो ऐड करवा दिया आपने, और भैया बजट में प्रोवाइजो ऐड कराकर आपने उसकी एप्लीकेबल डेट नहीं दी मुझे, ठीक है। आज वो बिल्कुल एप्लीकेबल डेट ओपन रखने की वजह से आई एम वेरी मच विद द गवर्नमेंट भैया, आई एम वेरी मच विद द डिपार्टमेंट, आई एम वेरी मच विद द जीएसटी काउंसिल एंड भावेश भैया मुझे भी पता है आप हैंड इन हैंड लगे हुए हो, हम सारे के सारे लगे हुए हैं कि जीएसटी एक स्मूथ इंप्लीमेंटेशन में चला जाए और हमारा देश बहुत आगे निकल जाए भैया, और पूरे वर्ल्ड में जाना जाए कि जीएसटी अगर परफेक्टली इंप्लीमेंट हुआ तो भारत देश में हुआ और कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल पर भैया कहीं बिल्कुल ना कहीं ये लूप होल्स मेरे लिए एक थोड़ी सी हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं कभी कभी, एक मेरे लिए क्रैशेस, एक मेरे लिए एक बम्पर्स की तरह एक्ट करते हैं जो स्मूथ राइड को थोड़ा सा कभी कभी नॉन स्मूथ करते हैं बट राइड रोकते नहीं है। बिल्कुल तो आज आपने बोला कि एक प्रोवाइजो बजट में डला, एलाइड मोटर्स ने कहा कि कोई ऑब्वियस ओमिशन थी तो वो रेट्रोस्पेक्टिव मानी जाए। भावेश भैया कितनी बार ऐसा भी तो होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो एपेक्स बॉडी है हमारी भारत की, वो ये भी तो कहती है भैया कितनी बार प्रिंसिपली कि अगर एक आपको कोई जजमेंट निकालनी होती है तो बिल्कुल लाइक सपोज अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इट कैन नेवर बी अ वर्स्ट जजमेंट असेसमेंट। You have ऑब्वियसली to यस, consider output also and as well as input इनपुट also. ऑल्सो। आप बिल्कुल एक वन साइडेड नहीं चल पाते, ठीक है ना भैया, बिल्कुल नहीं तो वो वर्स्ट बिल्कुल जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी। इफ यू आर बिल्कुल प्रिंसिपली कैलकुलेटिंग सम आउटपुट ऑन सम फंडामेंटल्स, देयर आर सम फंडामेंटल्स टू टेक योर इनपुट एज वेल। और तभी तो भावेश भैया ये एक कंक्लूजन निकलता है कि एक कहीं ना कहीं मेरे पास छोटा सा एक रे ऑफ वेस्टेड राइट नाम की इनपुट टैक्स क्रेडिट में चीज आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, टोटली अग्री। ठीक है भैया, तो अब आप आगे मेरे को थोड़ा सा हम सबको गाइड करो इसके अंदर भैया। अब द आपके पॉइंट पास क्या इज, प्रोसेस है? ये जो सेक्शन 100 जब लेके आए, हाँ अपन नहीं सोच रहे थे कि अलाइड मोटर्स का जजमेंट है, ऑब्वियस ओमिशन था और ये डेट इन्होंने नोटिफाई नहीं करी है, तो भी ये रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा। करोड़ों की इंटरेस्ट लायबिलिटी पे सजेशन यही जाता था कि सर ये रेट्रोस्पेक्टिव ही आना है और हमारी गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं है कि इसको वो प्रोस्पेक्टिव आएगी। भावेश भैया, तो यस सर। फिर वो जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता था कि 900 कुछ करोड़ की आपको इंटरेस्ट की रिकवरी करनी है, वो डॉक्यूमेंट के बाद ही तो हमारी रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे को जो आज तक प्रोफेशनली भी असेसी को भी आज तक उन्होंने रिलीफ ही दिया है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल प्रधानमंत्री ने भी, सबने आज तक ईज बिल्कुल ऑफ डूइंग बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है टॉप भैया। प्रायोरिटी तभी तो में। फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने, रिस्पेक्टेड मैडम ने यही कहा था, लीव असाइड ऑल दैट डॉक्यूमेंट्स, हम इंटरेस्ट की रिकवरी नेट पे ही करेंगे और नेट पे ही रेट्रोस्पेक्टिव ही करेंगे, करेंगे। बिल्कुल बोला था उन्होंने स्पीच पे, बिल्कुल। ठीक है ना? प्रॉब्लम प्रॉब्लम सारी इस जजमेंट से चालू हुई, जहां पे तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 100 आया है उसकी डेट अभी नोटिफाई नहीं हुई है। इनफैक्ट सॉरी, सेक्शन 100 को तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था। उन्होंने बोला था जो काउंसिल की रिकमेंडेशन है वो जब लॉ का पार्ट बन जाएगी, काउंसिल की जो रिकमेंडेशन मैंने आपको दिखाई 31st काउंसिल वाली, वो जब लॉ का पार्ट बन जाएगी तब से इंटरेस्ट आपका नेट पे लगना चालू होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बाद वो वाले जो सर्कुलर हमने पहले देखे थे, ट्रेड इंटरनल नोटिसेस, वो आने चालू हो गए। वो बोले कि हाईकोर्ट ने बोल दिया
कि अभी काउंसिल की रिकमेंडेशन है, वो लॉ का पार्ट नहीं है और हम तो रिकवरी करेंगे। बाद में जब ये रेफेक्स इंडस्ट्रीज की जजमेंट आई मद्रास हाई कोर्ट की, और वहां पे उन्होंने सेक्शन 100 को कंसिडर करते हुए ये बोला कि जो ये प्रोविजन इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट से, ये तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा छूट गया कंसिडरेशन में लेना। दूसरा, ये प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट ने बोल दिया ये रेट्रोस्पेक्टिव है गवर्नमेंट के बोलने से पहले, क्योंकि ये क्लैरिफिकेटरी है कि एनोमली को करेक्ट करने के लिए हुआ था। तो फिर वो नोटिस पे एक हमको रिलीफ मिली थी कि हम एक रिप्लाई दे पाए, अदरवाइज तो तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट देखते हुए वी वर आल्सो अंडर अ ट्रबल कि हम क्या बोले। लेकिन लेकिन भावेश भैया हाँ भैया, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत इंक्विजिटिवली हमारी वीडियो को देखते हैं, तो मेरे पास इस पे आपके पास एक और काउंटर क्वेश्चन है भैया। भावेश भैया, एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट क्या पूरे भारत देश पे एप्लीकेबल होती है? Yes, see, the jurisdiction of a high court is always limited to their jurisdiction area, that is the state where the high court is located. However, if there is no contradictory judgment, yes, if there is no contradictory judgment in the jurisdictional high court, yes, then the judgment of another high court is also applicable to me. तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि वो प्रिंसिपल्स फॉलो हो सकते हैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इशू ये हो रहा था कि तेलंगाना हाई कोर्ट एज वेल एज मद्रास हाई कोर्ट, दो जजमेंट थी और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टैक्सपेयर नीड टू कंसिडर द ग्राउंड्स कि रेफेक्स वाले जो जजमेंट में जो सेक्शन 100 था उसको कंसिडर किया गया था, उसकी रेट्रोस्पेक्टिविटी पे बात की गई थी, बट वो तेलंगाना हाई कोर्ट में नहीं की गई थी। उन्होंने सिर्फ काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेसिस पे जजमेंट पास किया था। मे बी उन्होंने सेक्शन 100 कंसिडर नहीं किया ड्यू टू सम रीजन। माइट बी उनके फैक्ट्स में ही ना हो भैया। बिल्कुल, यस, बिल्कुल। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जजमेंट ज्यादा साउंड थी एंड दिस जजमेंट इज मच वाइडली एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर द तेलंगाना स्टेट। सो दिस इज माय व्यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मतलब भैया मैं ये भी कह सकता हूँ कि तभी तो मेरे को मद्रास हाई कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जजमेंट को बेस लेते हुए एनॉमली को कंसीडर करते हुए भी तो फैक्ट रेफर किया था भैया। बिल्कुल, साथ ही साथ भैया मैं जितना समझ पाता हूँ इस छोटे से तजुर्बे में, और आप भी जितना समझ पाते हो, कि अगर हमारे को किसी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड थ्रू आउट, फंडामेंटली, प्रिंसिपली, till the time we have any counter judgment in our jurisdiction or we have any judgment correspondingly in relation to that in our jurisdiction, और भैया या हमारा एपेक्स कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो उसको डिसाइड कर दे। तो व्यूअर्स को ये ध्यान रखना होगा, सब्जेक्टिविटी जो भावेश भैया ने बोला, फैक्ट्स ऑफ द केस, तीसरी चीज जो भावेश भैया ने बोली, फंडामेंटल्स can be brought and can be borrowed, ये चीज पे ध्यान रखना है। चौथी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हाई कोर्ट्स डिसीजंस हैव टू बी रिस्पेक्टेड till the time any counter change in the legislative takes place। बिल्कुल, बिल्कुल, यस। ये उसके बाद आपको ध्यान में होगा कि ये कुछ ट्वीट्स आते थे तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट को कंसिडर करते हुए, बताते थे कि हम इतने इंटरेस्ट की डिमांड पे रिकवरी करेंगे, और अथॉरिटी को बोर्ड खुद अपने ट्विटर हैंडल से बोलता था कि आप रिकवरी करो। सो पॉइंट ये आता था भैया कि ये लोग ये ट्वीट करते समय जो रेफेक्स इंडस्ट्रीज का जजमेंट है वो इग्नोर करे, ये उस समय आया नहीं था एज द केस में भी। बट ये जो लैंडमार्क जजमेंट स्क्रीन पे आ रहे हैं प्रतिभा प्रोसेसर्स, जहां पे बोला इंटरेस्ट कंपेंसेटरी है, यानी कि 1 करोड़ पे नहीं दिया, 1 करोड़ आउटपुट है, 90 लाख इनपुट है, तो 10 लाख का ही तो उनको कंपेंसेट करना है ना। 90 लाख तो अदरवाइज भी इनपुट है, तो इंटरेस्ट सिर्फ 10 लाख पे लगना चाहिए। बिल्कुल जो आपने बोला था, द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट इज एज गुड एज टैक्सेस पेड, यानी कि मेरा वेस्टेड राइट है, कैश के बराबर है, जो आइचर मोटर ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। ये सारे जजमेंट्स को भी वो इग्नोर करते हैं। भावेश भैया मैं हमेशा से एक चीज मानता आया कि क्या आप इस पे अपना स्टैंप लगाना आज या नहीं लगाना मेरे को बताना भैया। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने आपसे सामान खरीदा भैया 90 लाख रुपए का, उस पे टैक्स दिया मैंने आपको, आई एम अज्यूमिंग, आई एम टॉकिंग इन टैक्सेशन टर्म्स, मैं अभी ग्रॉस वैल्यूज या टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं कर रहा। मैंने आपसे कुछ भी XYZ मटेरियल खरीदा, उसकी XYZ अमाउंट थी, उस पे टैक्स 90 लाख रुपए बनता था,
मैंने भावेश भैया को 90 लाख रुपए दे दिए, भावेश भैया ने वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे, आइदर बाय वे ऑफ कैश और क्रेडिट, इट हैज बीन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, I become eligible for the input tax credit as per section 16 subsection 2, बिल्कुल, assuming all the other three conditions are satisfied by me. भैया क्या मैं ये कह सकता हूं, this input tax credit is a kind of advance payment of tax, like in income tax we have TDS, and when I'm actually offsetting my output tax liability, I'm utilizing such enriched benefit to me. Wide I have made payment to Bhavesh Bhaiya, and coming to the revenue neutrality, भावेश भैया वो 90 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर चुके हो, बिल्कुल, अल्टीमेटली 10 लाख रुपए पूरी चेन, जो कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट एक प्रिंसिपल है जीएसटी का, 10 लाख रुपए ही तो अनपेड था भैया आज की चेन तक। एक पॉइंट और ऐड करूंगा भैया। हाँ जी, बात ये होती कि हमने वो इनपुट को रिटर्न में नहीं लिया होता, तो देयर वाज a view, a ground with the department की there the input tax credit is somewhere on the cloud, या आपने उसको क्लेम ही नहीं किया, आपने उसको रिटर्न में नहीं दिखाया। यहाँ तो रिटर्न में जो लोगों ने क्लेम किया उन लोगों की भी इनपुट को वो सेट ऑफ नहीं करने देने की बात कर रहे थे। दैट वाज द बिगेस्ट इशू व्हिच वाज इवॉल्व्ड। पर भावेश भैया मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को तो 16 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ही प्रिंसिपली कंडीशन बना के तो लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ यही सब इश्यूज को देखते हुए भैया दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंडमार्क लाइफस्टाइल के केस में उन्होंने जो रिकवरी के नोटिस आई हुई थी उसको स्टे लगा दिया कि आप इंटरेस्ट की रिकवरी मत करो। और ये सारे के सारे जो ग्राउंड्स हैं उस जजमेंट में आइटरेट हुए थे कि प्रतिभा प्रोसेसर्स, आइचर मोटर्स एंड ऑल दीज, और एक्चुअली दीज आर पॉजिटिव ग्राउंड्स। और आप जो देख रहे हैं ये कल जो नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में आप अभी बताओगे लोगों को, सो दिस नोटिफिकेशन भी कहीं ना कहीं ये सारी जो काउंटर जजमेंट्स आई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और जो लोगों के व्यूज आए, जो प्रोफेशनल के व्यूज आए, उसको लेके जो नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज आई है, अब मैं चाहता हूं भैया आप उस पर ब्रीफिंग करो हमारे व्यूअर्स को। भैया देखो, मैं ये सिंपल मात्र मान के चलता हूं कि 25 अगस्त जिस महीने में हम अभी बैठे हैं, बिल्कुल, आज हम बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ड्यू टू द बिजनेस सर्वाइवल्स पैंडेमिक की वजह से। बिल्कुल, गेटिंग एनी काइंड ऑफ हैवॉक न्यूज विल हैव अ डुप्लीकेट, मैं कहूंगा मतलब डुप्लीकेट भी नहीं भैया, ट्रिप्लीकेट इफेक्ट ऑन आवर थॉट प्रोसेसेस। अगर मैं उसमें कुछ पॉजिटिव निकाल भी पाऊंगा ना भैया, तो भी वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डेंट मार के ना चला जाए। इसी बात को ध्यान रखते हुए 25 अगस्त को हम अपना दिनचर्या निभा रहे थे और निभाते निभाते सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे फ्लड आ जाता है भैया एक नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन होती है 63। हम सोचते हैं क्या हुआ भैया, 63 से क्या हुआ। हम जब तक उसका इफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तब तक वो आग एक जंगल की आग की तरह फैल चुकी होती है, हमारे ऊपर फोनों की बौछार हो चुकी होती है। भैया इंटरेस्ट ग्रॉस नहीं नेट हो गया है, लेकिन जैसे ही नीचे एक लाइन पड़ी जाती है वो कहती है इट हेयर बाय अपॉइंट्स फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2020 ऑन द विच सच 100 सेक्शन प्रोविजन जो आपने फाइनेंस एक्ट में बोला था भैया वो एप्लीकेबल होगा, शैल कम इनटू फोर्स। यहाँ पर आते आते मेरी मुस्कान एक ये निराश सी हो जाती है। स्वाभाविक है मेरे लिए भैया, जब मैं आपसे पूछता हूँ ना भावेश भैया कि मेरे पास 2 न्यूज हैं, एक अच्छी एक बुरी, पहले कौन सी सुनाऊं, तो भावेश भैया कहते हैं अच्छी सुना दो पहले। मैं कहता हूँ भैया इंटरेस्ट नेट हो गया, कहते हैं अब बुरी बता दो। मैंने कहा भैया 1 सितंबर से हुआ है जो अब आएगा। भावेश भैया कहते हैं जो मैं इतनी देर से डिस्कशन कर रहा था, हाई कोर्ट इतनी डिस्कशन कर रहे थे, 3 साल से जीएसटी में हम लोग आपस में एक दूसरे से कोई मत बना के, भैया कितनी बार तो कंसल्टेंट्स के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन हम एक गवर्नमेंट की होप से, प्रेस रिलीज की होप से, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम की मीडिया की ब्रीफिंग से एक होप में थे कि इंटरेस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली नेट होगा। बिल्कुल, वो आज इस नोटिफिकेशन ने क्लैरिफाई किया shall come into force from 1st of September this year 2020। भैया डुप्लीकेट नहीं, ट्रिप्लीकेट नहीं, 10 गुना सोच हिला डाली भैया। और आज मैं आपको बोलता हूं
जब परसों से लेकर रात भर लोग सो नहीं पाए, जब रात भर आप और मैं ये सोचते रहे कि क्या मैं जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन को, क्या मैं आज तक के ट्विटर हैंडल्स को, क्या मैं मैडम रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर की मीडिया ब्रीफिंग को, क्या मैं आपस में फंडामेंटल्स को, क्या मैं हाई कोर्ट की जजमेंट्स को अपने ऊपर एप्लीकेबल ना मानूं और सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए मैं भूल जाऊं। और जो मेरे को आज तक, भावेश भैया, आज तक मैं नोटिस भी नहीं बोलूंगा इसको, आज तक जो लेटर ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आता था कि भैया आपका इंटरेस्ट ग्रॉस पे बनता है, ये रहे बिल्कुल दिन लेट, ये रहा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, क्या मैं आज वो जमा करने के लिए आज मैं मेरे ऊपर लायबल हो गया? भैया ये सोच सोच के लोगों को रात को नींद नहीं आई भैया, ये सोच सोच कर भैया रात को बंदे को लगने लगा कि ये सब तो मेरे साथ धोखा सा हुआ है। धोखा नहीं हुआ भैया, मैं फिर से कहूंगा, हमारी गवर्नमेंट इज ऑलवेज थिंकिंग डे एंड नाइट ऑफ द एसएससी, आवर डिपार्टमेंट इज विद अस, आवर जीएसटी काउंसिल इज विद अस। और फिर भैया क्या आता है हमारे पास? हमारे पास आती है एक प्रेस रिलीज। भैया क्या मैं इस प्रेस रिलीज को इस पैंडेमिक जो मेरे लिए नोटिफिकेशन बन गई, नया नया पैंडेमिक, उसकी वैक्सीन मानूं? वैक्सीन नहीं कहूंगा भैया, मैं कहूंगा आज ये ट्रायल वैक्सीन होगी। भैया प्रेस रिलीज मेरे पास 26 अगस्त को आई, मैं जब निराश था फिर से मेरे को खुश करने के लिए एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ने निकाली, और वो निकाली भैया 26 अगस्त को। और वो क्या बोलती है भैया? वो कहती है भैया भावेश भैया मेरे को आप बताओगे ये चीज, ये कहते हैं टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से, टेक्निकल कारणों की वजह से हम रेट्रोस्पेक्टिव नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाए। बिल्कुल आगे लिखते हैं इट हैज बीन एश्योर्ड। भैया एश्योर कर रही है प्रेस रिलीज हमें। प्रेस रिलीज कौन निकाल रहा है? सीबीआईसी। भैया सीबीआईसी ऊपर, जीएसटी काउंसिल ऊपर, नोटिफिकेशन ऊपर, मीडिया ब्रीफिंग ऊपर, हाई कोर्ट ऊपर, क्या ऊपर है या क्या नीचे, ये अभी तो वक्त ही बताएगा। पर आज की डेट में प्रेस रिलीज ये कहती है, इट इज द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आउट आफ्टर दिस नोटिफिकेशन, ये कहती है इट इज एश्योर्ड दैट नो रिकवरी फॉर द पास्ट पीरियड बाय द सेंटर एंड स्टेट। गौर करेंगे सब व्यूअर्स भैया, सेंटर और स्टेट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया है कि जो 39th काउंसिल मीटिंग, भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार 39th काउंसिल की जो आपने लिखी थी एक्सट्रैक्ट, एक बार वो स्क्रीन पे दिखाओ भैया। 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो एक्सट्रैक्ट थे, जो कहते थे कि आपको ये रिलीफ आपको बैकडेट से मिलेगा, यहां पर उन्होंने साफ क्लियर कर दिया भैया, ये जीएसटी काउंसिल ने बोला है उसको माना जाएगा, उसको आपके ऊपर रखा जाएगा, उसको आपके लिए ही रिलीफ दिया जाएगा। यहां वो साफ कहता है दिस विल एंश्योर फुल रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स एज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। भैया आपने ये बता दिया कि नोटिफिकेशन आया, इश्यूज हुए, देन प्रेस रिलीज आई, वो दर्द पे मरहम लगा दिए। आपने ये भी बताया कि स्टेट्स को भी एडवाइस किया गया है ताकि स्टेट्स वाले अगर नोटिस लेके आ जाएं तो उनको भी हम प्रेस रिलीज दिखा दें। बट जो क्वेश्चन आ रहा है प्रोफेशनल्स के माइंड में, क्वेश्चन नंबर 1 कि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्यों नहीं करना चाहा? आपने बोला भैया टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। टेक्निकल डिफिकल्टीज हमेशा इन्हीं को होती है। लाइक ट्रान का जो इशू था, ब्रांड इक्विटी ने बोला टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं या टेक्निकल डिफिकल्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट के साइड पे जैसे हो सकती है, वो एक टैक्स पेयर की साइड से भी हो सकती है। तो ये जो टेक्निकल डिफिकल्टीज वर्ड को यूज करते हैं, क्या वो इनफ था रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अमेंड करने के जस्टिफिकेशन के लिए? दूसरा, उसका रिपरकशंस क्या होगा? भैया मेरे को ऐसा लगता है भैया टेक्निकल लिमिटेशन बोलना, देखो भैया हमें हैंड इन हैंड चलना है भैया। माइट भी ऐसा हुआ हो भैया कि टेक्निकल लिमिटेशंस में they were not able to implement it legislatively from the backdate. We actually need to, as a professional, go into the clarity and the depth why it could not go backdate. However, भावेश भैया कॉन्ट्राडिक्टरी बात मैं आपको खुद ही अपने मुंह से बोल जाता हूं, अभी 3B को तो बैकडेट से रिटर्न का दर्जा दिया गया ना भैया। बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं
टेक्निकल लिमिटेशन शब्द को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब आप भैया, एक साइड देखने में, वाली बात ये है बिल्कुल कि जो सेक्शन 100 जिसके अंदर ये प्रोविजन इंसर्ट हुआ था, वही फाइनेंस एक्ट में और भी ऐसे प्रोविजन थे लाइक शेड्यूल 3 की कुछ एंट्रीज जो इन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ही एक्ट में इंसर्ट कर दिया। जी। तो जब वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सेक्शन 50 का प्रोविजो? उनका जो व्हाट वाज द बेसिस, व्हाट वाज द टेक्निकल डिफिकल्टी जो वो फेस कर रहे थे? भैया ये एक चैलेंज मेरे को भी और आपको भी बिल्कुल दोनों को आएगा कि लिमिटेशन बिल्कुल शब्द से क्या फ्यूचर में भी किसी चीज को बिल्कुल आप प्रोस्पेक्टिव कर दो जो कि लगनी रेट्रोस्पेक्टिव चाहिए थी, या आप कोई भी चीज इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम अ सर्टेन डेट करो जो नहीं हुई और जो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल थी। या मैं कहूँ बिल्कुल भैया, जो आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कि बिल्कुल व्हाई नॉट रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। बिल्कुल भैया आज तो मेरे पास पावर है ना टू गेट दी आरओडी, एंड सिंस आज मेरे पास आरओडी होता भैया अगर, तो आरओडी होने के बाद रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर मेरे हाथ में होने के बाद मुझे शायद कोई डिफिकल्टी आती ही ना किसी को समझाने में, बिल्कुल भैया वो बाइंडिंग हो जाती। आज प्रेस रिलीज में आपने बोला कि 1.5 करोड़ हो जाएगी कॉम्पोजिशन की टर्नओवर, वो भैया कितने टाइम तक तो इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि एक्ट में लेजिस्लेटिवली नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड थे। बिल्कुल भैया अब बिल्कुल इस प्रेस रिलीज को मैं डिपार्टमेंट लेके जाऊंगा तो माइट भी चैलेंज होगा, पर भावेश भैया मैं 100%, 99 भी नहीं भैया, 100% क्लियर हूं। द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, वेरी नॉट टू क्लियर। रिकवर एनी अमाउंट ऑन ग्रॉस बेसिस। आर यू अग्रीमेंट इन विद दिस भैया? 100% भैया, सर्टेनली अग्री। एंड इनफैक्ट जो ये इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं कि हम सारे फील्ड फॉर्मेट तक इस इंटेंट को पहुंचा पाए, इससे देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस कि टैक्स पेयर को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उनको ग्रॉस अमाउंट के इंटरेस्ट के नोटिसेस आने बंद हो जाएंगे एंड डिपार्टमेंट विल आल्सो एक्ट इक्विवेलेंट टू द इंटेंशन ऑफ बोर्ड जिन्होंने ये प्रेस रिलीज इशू की है। दिस इज द होल इंटेंट। भावेश भैया जिससे पहले हम वीडियो क्लोज करें, मैं हमारे व्यूअर्स को, सिंस हम भावेश भैया ये इंश्योर करते आए हैं, आपने भी आज तक जितनी वीडियो डाली वो क्वालिटेटिव वीडियो होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती भैया। मैं मान के चलता हूँ आज तक व्यूअर को कुछ वैल्यू एडिशन मिला ही मिला है। भैया व्यूअर कह रहा है, एक सवाल का जवाब देते जाओ भावेश भैया, अगर इंटरेस्ट नेट पे भी लगना है तो मैंने जो ग्रॉस पे जमा कर दिया उसका क्या होगा? उस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है भैया? उसका क्या होना चाहिए? हम भैया नंबर देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, यस। अगर एक टैक्स पेयर के पास कभी लेटर ऑफ कम्युनिकेशन जिसको आप बोल रहे थे वो आता है हाँ इंटरेस्ट ग्रॉस पे जमा करने के लिए, लेट से इस प्रेस रिलीज के बाद भी, नंबर वन, इंटरेस्ट अगर आप नहीं जमा करते हो, इफ यू आर टेकिंग द मूव ऑफ डिफेंडिंग योरसेल्फ, आप लिटिगेट भी करते हो, तो कभी वो लाइबिलिटी मल्टीप्लाई नहीं होगी। वही यस होता है इंटरेस्ट का, वहीं रुक जाता है। कब ठीक रुक है। जाता है? जब आपने टैक्स पे कर दिया। तो आफ्टर यू हैव फाइल्ड द 3B योर इंटरेस्ट मीटर इज स्टॉप। फिर आप उसको लिटिगेट करते हो। लिटिगेट करने के बाद रेयर केसेस होंगे जो इस प्रेस रिलीज के बाद हारेंगे। गवर्नमेंट के इंटेंट को देखते हुए आई डोंट फील कि कोई भी कोर्ट होगा जो रेफेक्स इंडस्ट्रीज के जजमेंट को ओवर रूल करेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम आएंगी। लेकिन लेटेस्ट से किसी ने अगर जमा कर दिया है एंड द डिमांड इज वेरी वेरी, द इंटरेस्ट अमाउंट वाज वेरी वेरी ह्यूज, इन दैट केस सर्टेनली दे शुड ट्राई टेकिंग द रिकोर्स फ्रॉम भारती एयरटेल जजमेंट, जहां जी भैया। पी के अमेंडमेंट की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट ने उनको अलाउ किया। कुछ रिकोर्स लेते हुए एंड प्रेस रिलीज से कुछ रिकोर्स लेते हुए वहां पे रिक्वेस्ट करनी चाहिए एंड देन सर्टेनली दे शुड ट्राई, अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो इंटरेस्ट आपको रिफंड मिल जाए। भैया भावेश यस भैया, इंटरेस्ट रिफंड मिल जाए या उसको किसी और माध्यम से यूज करने का मौका मिल जाए, मेरा वो बेनिफिट जो है वो वो लॉस नहीं लॉस ना होना हो। चाहिए। बिल्कुल मेरा मेरा जो भी व्यूअर्स हैं, डिपार्टमेंट पर्सनल्स हैं, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, अगर किसी ने ग्रॉस पे इंटरेस्ट जमा कर दिया है और क्लैरिटी आ जाती है नेट पे, कुछ ऐसा माध्यम बनाइए सर कि जिससे एक टैक्स पेयर को जिसने ज्यादा पैसा गलती से इंटरेस्ट में डिपॉजिट करके आपसे उसको ऑफसेट भी करा दिया है,
उसको कुछ बिल्कुल ना कुछ एक माध्यम दीजिए कि वो उसको एक रिकोर्स मिल पाए। सर हमारे बिल्कुल लिए सबके लिए भावेश भैया पॉसिबल नहीं हो पाता हाई कोर्ट जाना, भावेश भैया हमारे लिए सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता हायर अथॉरिटीज पे जाना, कॉस्ट 100% है, बेनिफिट 100%। एनालिसिस करके, टाइमिंग के इश्यूज देखते हुए, भैया वर्किंग कैपिटल लॉस देखते हुए, एक बिल्कुल जनरलाइज्ड मैकेनिज्म, मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि देयर शुड बी सर्टेन जनरलाइज्ड मैकेनिज्म। भैया ऐसा पहले हुआ भी है। हाँ अब जनरलाइज्ड मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, डिपार्टमेंट कई बार अपने हैंड्स को आगे बढ़ाते हुए लोगों की सिंपल वे में रिफंड इशू किए हैं इस टाइप के केसेस में। तो डिपार्टमेंट शुड अगेन रीथिंक, लाइक दिल्ली वेट में एक बार ऐसा हुआ था, विच आई कुड रिकॉल, देयर इज अ जजमेंट जहां पे टू वे वाले केसेस थे, जहां पे सप्लायर ने इनवॉइस डाल दी, उसके बाद उनको इमीडिएट रिफंड मिल जाता था अगर रिकवरी हुई है तो। कुछ यस मैकेनिज्म शुड बी थॉट और बहुत सिंपल वे में इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, जैसा आप सजेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज भावेश भैया, एक लास्ट पॉइंट और रखते हुए वीडियो को क्लोज बिल्कुल करेंगे। भैया क्या इंटरेस्ट का लेटर नोटिस बराबर होता है, हाँ या नहीं? बस भैया मुझे आपसे ये एक एक मार्गदर्शन चाहिए हम सबको। क्या इंटरेस्ट का जो लेटर आता है दैट यू और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 इज लायबल टू बी पेड, कैलकुलेशन पीछे लगी होती है, ग्रॉस हो या नेट हो वो बात नहीं, क्या इसको डिमांड का नोटिस मानूं? Yeah, again, I would like to refer झारखंड हाई कोर्ट जजमेंट, जहाँ पे उन्होंने कैटेगरिकली बोला है कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ डिमांड यू शुड फॉलो द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 73 74। आप बिना उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप रिकवरी के मैकेनिज्म को इनिशिएट नहीं कर सकते, आप गार्निशी नहीं लगा सकते। दैट जजमेंट नीड्स टू बी केटर्ड टू। वहां उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ऑल्दो द इंटरेस्ट कंप्यूटेशन इज ऑटोमेटिक, अनडाउटेडली अगर यस आप डिलेड पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, पर जो रिकवरी के प्रोविजंस हैं, जो रिकवरी का मैकेनिज्म है, that should be catered to before creating a demand. This is my humble opinion. बाकी आपके कुछ एक्सपर्ट भी होंगे भैया, तो आई वुड लाइक टू मुझे इनवाइट। ऐसा ही लगता है कि जब मैं डिमांड्स एंड रिकवरीज की बात करता हूँ तो माय डिमांड्स एंड रिकवरी इज अ सेपरेट चैप्टर अंडर जीएसटी एक्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जब एक डिमांड रिकवरी का चैप्टर क्रिएट होता है भैया, पहले किसी चीज की डिमांड की जाएगी, पहले आपने जैसे बोला वो ऑटोमेटिक है, वो बिल्कुल अप्लाई हो जाती है, देन इट मूव्स टू अ डिमांड प्रोसेस, बिल्कुल then when our demand is adjudicated, it is बिल्कुल। decided, then only we move to recovery भैया। एंड भैया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जजमेंट का नाम भी कुछ महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी, इट वाज लाइक दैट। यस यस भैया। तो अगर मैं आपसे बोलूं भैया, मेरा 73 74 सेक्शन की आपने जैसे बात करी भैया, बिल्कुल थोड़ा सा हम सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि आपसे प्रॉपरली इंटरेस्ट की डिमांड की जाए। मैं बिल्कुल आपसे ये भी बोलूंगा भैया, नोटिस के ऊपर DIN होना कंपलसरी है। मैं आपसे ये भी सबको बोलूंगा कि कहीं पर भी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट नहीं है भैया, हम सब बिल्कुल नहीं है साथ में हैं भैया। वी आर अ पार्टनर टू द नेशन बिल्डिंग, वी आर अ कंट्रीब्यूटर टू द नेशन बिल्डिंग, वी आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग विद द बेस्ट ऑफ आवर पॉसिबिलिटीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भैया कि अगर कहीं पर भी आप समझ के चलिए आपका इंटरेस्ट का कोई लेटर या नोटिस या डिमांड व्हाटसोएवर इट कम्स टू यू, nowhere it means that is decided. Sir, if you feel it is a disputed amount, if you feel it can be corrected, if you feel it is erroneous, department is for राइट। us, government is for us, we must actually get a proper adjudication done. With this thought process via, I would like 1 minute of one liner your closing remarks before we close the video via. Yeah, but I would like to say this, ITRA is our committee. We meet, we read, and we analyze, and then we deliver also. So with this, we have formed it to be a very beautiful committee with lots of knowledge base. We have our website also. So I would like the viewers to give us lots of love, support, and certainly, if they would like to be linked to us, then it would be great. With this, भावेश भैया एक चीज और है, हम एक भावेश भैया, जहां से आपने मुझे एक राह दी, आपने एक चाह दी, आपने एक सीख दी, वो ये दी कि पढ़ते चलो, सीखते चलो, जीतते चलो। इस थॉट के साथ, ये भावेश भैया का बनाया हुआ थॉट है, पढ़ते चलो, सीखते चलो और जीतते चलो। जीएसटी का फंडामेंटल यही है हमारे गुरु भावेश मित्तल जी के साथ।
Thank you so much भैया, for connecting. thank Have a you so much. wonderful day ahead. Thank you so much. Wonderful day ahead.